नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नियम की किताब जो 70 साल से भी ज्यादा पुरानी हो, आज भी इतने बड़े देश को कैसे चला रही है? देखिए, समय बदलता है, समाज की जरूरतें बदलती हैं। तो क्या देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान, बस एक पत्थर की लकीर बनकर रह सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे भारत के संविधान की उसी शानदार प्रक्रिया को जो इसे हमेशा नया और प्रासंगिक बनाए रखती है, और वो है संवैधानिक संशोधन। तो सवाल बहुत सीधा है। क्या देश के सुप्रीम कानून को, उसकी बुनियाद को बदला जा सकता है? ये सवाल सिर्फ नियमों का नहीं है, ये देश की स्थिरता और उसके भविष्य की दिशा तय करने का है। एक तरफ है एक मजबूत नींव और दूसरी तरफ है बदलाव की जरूरत। तो फिर ये संतुलन बनता कैसे है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ। हमारा संविधान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है जिसे बस पूजा जाए। नहीं, ये तो एक बढ़ते हुए जिंदा पेड़ की तरह है। इसका मकसद ही यही है कि इस समाज की बदलती जरूरतों और उम्मीदों के साथ अपनी शाखाएं फैलाता रहे, हमेशा हरा भरा और प्रासंगिक बना रहे। तो ठीक है, बदलाव जरूरी है, पर यह होता कैसे है? क्या कोई भी जब चाहे संविधान को बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। इसे बदलने की जो प्रक्रिया है ना, वही इसकी सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है। आइए इसी प्रक्रिया और इसमें छिपी शक्ति को जरा और करीब से समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है अनुच्छेद 368। ये संविधान का वो हिस्सा है जो खुद संविधान को बदलने का अधिकार और उसका पूरा तरीका बताता है। और ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ देश की संसद को दी गई है। अब संशोधन के 3 अलग-अलग लेवल हैं, बिल्कुल किसी गेम की तरह। आसान, मुश्किल और बहुत ज्यादा मुश्किल। कुछ छोटे मोटे बदलाव तो साधारण बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े और जरूरी बदलाव हैं उनके लिए चाहिए विशेष बहुमत। और अगर मामला ऐसा हो जिसमें केंद्र और राज्यों दोनों की शक्तियों पर असर पड़ता हो, तो फिर आधे से ज्यादा राज्यों की हाँ भी जरूरी हो जाती है। तो इस खेल के खिलाड़ी कौन कौन हैं? देखिए, बिल तो कोई भी सांसद पेश कर सकता है, लेकिन असली चुनौती है इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पास करवाना। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती। और हाँ, जब संसद के दोनों सदन हाँ कह देते हैं तो राष्ट्रपति को भी अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। वो इसे रोक नहीं सकते। चलिए, अब जब हम प्रक्रिया समझ गए हैं तो कुछ ऐतिहासिक संशोधनों को देखते हैं। आप इन्हें देश के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तरह समझ सकते हैं, जिन्होंने भारत की दिशा और दशा दोनों पर गहरा असर डाला है। ये टाइमलाइन कुछ बहुत बड़े मील के पत्थरों को दिखाती है। सोचिए, 1951 में ही पहले संशोधन ने जमीनी सुधारों का रास्ता खोल दिया। फिर आया 1976 का 42वां संशोधन, जो इतना बड़ा था कि उसे मिनी संविधान ही कहा जाने लगा। इसके ठीक बाद 1978 में 44वें संशोधन ने नागरिक अधिकारों को वापस मजबूत किया। और हाल ही में 2016 में जीएसटी ने तो देश के पूरे टैक्स सिस्टम को ही बदल कर रख दिया। 42वें और 44वें संशोधन की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक तरह से शक्ति के संतुलन की कहानी है। देखिए, 42वें संशोधन ने आपातकाल के दौरान संसद की शक्तियों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 44वें संशोधन ने एक तरह से कोर्स करेक्शन किया। इसने उस बढ़ी हुई शक्ति को कम किया और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को और मजबूत बनाया। इन संशोधनों का असर सीधा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ा है। 61वें संशोधन ने युवाओं को 18 साल में वोट देने का हक दिया। 73वें और 74वें ने लोकतंत्र को गांव और शहरों तक पहुंचाया, पंचायतों और नगर पालिकाओं को शक्ति दी। 86वें ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और 103वें ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि समाज को बदलने वाले बड़े कदम थे। इन सब बातों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर संसद संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकती है, तो क्या उसकी शक्ति की कोई सीमा है भी या नहीं? क्या संसद संविधान के मूल सिद्धांतों को, उसकी आत्मा को भी बदल सकती है? ये वो सवाल है जो दशकों तक भारतीय लोकतंत्र के गलियारों में गूंजता रहा। मतलब, अगर संसद के पास असीमित शक्ति है तो क्या वो कल को लोकतंत्र को ही खत्म करने का संशोधन पास कर सकती है? क्या कोई लक्ष्मण रेखा है या नहीं? इस सबसे बड़ी बहस का जवाब आया 1973 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से। केशवानंद भारती मामले में कोर्ट ने एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी जिसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, आप संविधान को बदल सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। और इसी ऐतिहासिक फैसले से जन्म हुआ मूल संरचना के सिद्धांत का, जिसे हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी कहते हैं।
ये वो अदृश्य किला है जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करता है। तो ये मूल संरचना आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये संविधान की आत्मा है। वो चीजें जिन्हें कोई भी सरकार बदल नहीं सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, देश का संघीय ढांचा और सबसे जरूरी न्यायपालिका की आजादी। ये वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर भारत का लोकतंत्र टिका है। तो इस सिद्धांत ने न्यायपालिका को संविधान के संरक्षक, एक गार्जियन की भूमिका दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट किसी भी संशोधन की जांच कर सकता है, और अगर उसे लगता है कि कोई बदलाव संविधान की आत्मा पर हमला है तो वो उसे रद्द भी कर सकता है। यानी संसद की शक्ति पर एक मजबूत ब्रेक लगा दिया गया। तो अब तक हमने प्रक्रिया समझी, शक्ति समझी और सीमाएं भी समझ ली। तो आखिर में भारतीय संविधान का स्वभाव कैसा है? क्या इसे बदलना बहुत आसान है या बहुत मुश्किल? हमारे संविधान की खूबसूरती इसी संतुलन में है। ये दोनों का एक बड़ा ही अनोखा मिश्रण है। कुछ चीजें बदलना, जैसे किसी राज्य का नाम या उसकी सीमा बदलना, काफी लचीला है, संसद इन्हें आसानी से कर सकती है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों जैसे बड़े मामलों पर यह इतना कठोर है कि बदलाव के लिए एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसी अनोखे मिश्रण की वजह से भारतीय संविधान को अक्सर अर्ध कठोर या सेमी रिजिड कहा जाता है। ये न तो ब्रिटेन की तरह पूरी तरह लचीला है, जहां संसद कुछ भी बदल सकती है, और ना ही अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा कठोर, जहां संशोधन करना लगभग नामुमकिन सा है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत क्या है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है? वो है ये नंबर। 1950 से लेकर आज तक 105 से भी ज्यादा बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। ये दिखाता है कि भारत ने समय के साथ खुद को बदलने के लिए इस व्यवस्था का कितना बेहतरीन इस्तेमाल किया है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है जो स्थिरता और बदलाव के बीच एक शानदार संतुलन बनाता है। ये हमें भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से बदलने की आज़ादी देता है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करता है कि हम अपनी जड़ों को, अपने मूल सिद्धांतों को कभी न भूलें। और यही संतुलन भारत के लोकतंत्र को मजबूत और हमेशा जीवंत बनाए रखता है।